बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर फवाद ताहिर कैकाउस। वेलकम टू स्पाई ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने कूलम्स लॉ को स्टडी किया और उसको देखा कि क्या उसने हमें मैग्नीट्यूड दी और डायरेक्शन के बारे में बताया। कूलम्स फोर्स हमें बताती है कि वो किस तरह से मीडियम पे इफ़ेक्ट करती है, और कूलम्स की वेक्टर फॉर्म देखी, और हम लोगों ने उसके आखिर में रिज़ल्ट्स पढ़े कि वो रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में बताता है, वो उसकी डेफिनेशन क्या थी और किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। होपफुली आपको सब समझ आ गया होगा। आज हम लोग फर्दर आगे चलने लगे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस और शॉर्ट क्वेश्चन और एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल स्टार्ट करना है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बेटा फील्ड ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जब कूलम्स लॉ पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि कूलम ने हमें इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के बारे में बताया जो दो चार्जेस के दरमियान में होती है। बिल्कुल ऐसे ही हमें न्यूटन ने भी बताया कि ग्रेविटेशनल फ़ोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फ़ोर्स और इलेक्ट्रिकल फ़ोर्स के बारे में अब आपके पास कुछ थोड़ी सी नॉलेज आ चुकी है, लेकिन फिर भी हम एक सवाल हमारे जहन में आता है कि ये जो फोर्सेस हैं जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फ़ोर्स और इलेक्ट्रिक फ़ोर्स का नाम दे रहे हैं, ये आखिर इनका सोर्स क्या है, इनका ओरिजिन क्या है। और दूसरा ये कि ये फोर्सेस अगर ट्रांसमिट होती हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, एक चार्ज से दूसरे चार्ज पर, तो ये किस तरह से होती हैं। इन सवालों का जवाब हमें जो है वो ज़रूर पता होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जो पहला सवाल है जिसके बारे में मैं आपसे कहा कि इनका ओरिजिन क्या है, इनका सोर्स क्या है, ये आज तक किसी को नहीं मालूम कि ग्रेविटेशनल फ़ोर्स और इलेक्ट्रिकल फ़ोर्स का ओरिजिन क्या है, इसका सोर्स क्या है। लेकिन फिर भी हम इसको मानते हैं, हम कहते हैं कि ये फोर्सेस हमारे पास मौजूद हैं, क्योंकि हम इनको फ़िज़िकली फ़ील करते हैं, फ़िज़िकली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। क्योंकि ग्रेविटी आपको मालूम है हर चीज़ को नीचे की जानिब अट्रैक्ट करती है। क्यों करती है, उसका सोर्स क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, ये हमें नहीं मालूम। दो चार्जेस के दरमियान में फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फ़ोर्स ऑफ रिपल्शन है, हम जानते हैं कि ये है, हम उसको ऑब्ज़र्व भी करते हैं, लेकिन उसका सोर्स क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, ये हमें नहीं मालूम। लेकिन हम इसको मानते हैं कि ये दोनों मौजूद हैं। इसी वजह से हम इनको बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर का नाम देते हैं। अब दूसरा सवाल क्या था कि ये फोर्सेस किस तरह से ट्रांसमिट होती हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर, एक चार्ज से दूसरे चार्ज के ऊपर। इस चीज़ को हमें माइकल फैराडे ने समझाने की कोशिश की है। तो ये दो सवाल कि इनका ओरिजिन क्या है, इनका सोर्स क्या है, और ये फोर्स किस तरह से ट्रांसमिट होती हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर, ये हम लोगों ने आज के आर्टिकल में देखना है। हाउ दीज फोर्सेस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, इसको समझाने के लिए माइकल फैराडे ने थोड़ी सी कोशिश की, और हम भी इसको समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से ये ट्रांसमिट होती हैं। बेटा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के मुताबिक चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज के सराउंडिंग एरिया में एक कोई फील्ड होती है जिसको इलेक्ट्रिकल फील्ड का नाम दिया जाता है। माइकल फैराडे ने इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का ज़िक्र किया है और हमें बताया है कि चार्ज जहाँ पर भी मौजूद होगा उसके सराउंडिंग एरिया में एक अगर दूसरा चार्ज लाया जाए तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है, वो चार्ज इंटरेक्ट होता है दूसरे चार्ज से। लिहाजा एक नया कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे सामने आता है जिसको माइकल फैराडे ने बयान करने की कोशिश की है।
तो बेटा उन्होंने ये बताया कि फ़र्ज़ कर लीजिए हमारे पास एक चार्ज है, जो कि मैं आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ। एक चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव Q। इसको मैंने रेड कलर में दिखाया है और इसके सराउंडिंग एरिया में आप देख रहे हैं कि मैंने छोटे छोटे डॉट्स आपको दिखाए हैं। ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं ये इसके सराउंडिंग एरियाज़ में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप एक चीज़ और भी नोट करेंगे कि चार्ज के करीब करीब ये डॉट्स एक दूसरे के नज़दीक हैं, लेकिन जैसे जैसे हम चार्ज से फ़ासला दूर करते हैं डॉट्स के दरमियान में भी फ़ासला बढ़ता रहता है। इससे ये साबित होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है। चार्ज के नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है और जैसे जैसे आप इससे दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज़ होती रहती है। हम इसको अभी देखेंगे भी कि किस तरह से ऐसा होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको मैंने अभी बताया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फिज़िकली तब ऑब्ज़र्व कर सकते हैं जब हमारे पास कोई चार्ज इस फील्ड के अंदर एंटर होगा। वो चार्ज जो इस फील्ड में एंटर होगा उसको हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं और उसको नाम देते हैं Q0, यानी कि टेस्ट चार्ज। मैं आपको टेस्ट चार्ज के बारे में थोड़ा सा क्लियर करता चलूँ। टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज है जो हमारी बात को जस्टिफाई करेगा, यानी कि ये जस्टिफाई करेगा किस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड से असरअंदाज होता है, इंटरेक्ट होता है। दूसरा ये कि ये जो टेस्ट चार्ज है ये फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमारी बात को जस्टिफाई करने के लिए हम सपोज करते हैं। ये जो मेरा टेस्ट चार्ज है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टॉर्ट नहीं होगी, वो डिस्टर्ब नहीं होगी। और बाज़ जगह पर इस टेस्ट चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी कहा जाता है। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि हम जब भी कोई बात अपनी एक्सप्लेन करना चाहेंगे और हम किसी भी चार्ज को कंसिडर करेंगे तो हम टेस्ट चार्ज लेंगे और वो नॉर्मली कन्वेंशनली पॉजिटिव लिया जाता है, इसलिए इसको पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहा जाता है। तो ये टेस्ट चार्ज के बारे में थोड़ी सी बातें थीं। तो यहाँ तक आपको अंदाज़ा हो गया कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब करना है तो हमें टेस्ट चार्ज की ज़रूरत है। इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डेफिनेशन सामने क्लियर होती है। वो ये, इट इज़ द स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज Q इन विच इट कैन एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अदर चार्ज। ये वो स्पेस है चार्ज के गिर्द जिस स्पेस के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाता है तो वो उसके साथ असरअंदाज होगा, उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो इसको बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसको डायग्रामेटिकली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये बेटा हमारे पास वो चार्ज Q है और इसके सराउंडिंग एरियाज़ में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है जैसे कि आपको नज़र आ रही है। और थोड़ा सा करीब फासले पर मैंने एक टेस्ट चार्ज ले लिया Q0। अब आपको पता है कि टेस्ट चार्ज हमारे पास यूनिट पॉजिटिव होता है, तो लिहाजा ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगी। तो Q0 के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगी चार्ज Q की वजह से और वो इसको रिपेल करेगी विथ फोर्स F, जैसे कि आप देख रहे हैं। यानी कि whenever a charge is entered within a vicinity of another charge, it experiences a force। तो यहाँ से हमें एक नई डेफिनेशन मिलती है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है मेरे बेटा? इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q0 when it is entered in a vicinity of charge Q। यानी कि वही बात, जब एक टेस्ट चार्ज किसी चार्ज की विसिनिटी में, किसी चार्ज के
इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया में एंटर होगा तो उस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी। इस फोर्स को जो वो एक्सपीरियंस करता है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, और बाज़ जगह पर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहा जाता है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। इस तरह से आप मैथमेटिकली एक रिलेशनशिप ड्राइव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज़ इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय Q नॉट, यानी कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब बेटा चूंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन है, चार्ज का यूनिट कूलम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट हमारे पास न्यूटन पर कूलम आ जाता है। अब आप जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर हमेशा हमें एक वेक्टर ही देता है, लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड का सोर्स मौजूद है, लेकिन उसका क्या ओरिजिन है, क्या सोर्स है, वो हमें नहीं मालूम, स्टिल नहीं मालूम। लेकिन ये फोर्सेस किस तरह से ट्रांसमिट होती हैं ये हमें मालूम हो गया, जिसका हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हेल्प ली, जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से देखा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास चार्ज के गिर्द एक एरिया है जिसके अंदर जब कोई दूसरा चार्ज आ जाता है तो उस पर फोर्स लगती है, और वो फोर्स जो चार्ज अपने ऊपर फील करता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, और इसका फार्मूला E इक्वल्स टू F/Q है। न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये बेटा यहाँ तक जो हमने पढ़ा ये इम्पोर्टेंट MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आइए अब हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। हम एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करते हैं किसी पॉइंट के ऊपर, जिसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इम्पोर्टेंट सवाल है, एग्ज़ाम में काफ़ी दफ़ा आ चुका है, आसान है। अब चूंकि बेटा आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से वाकिफ़ हैं कि हमारे पास एक चार्ज है, उस चार्ज की विसिनिटी में टेस्ट चार्ज आ गया, उस पर फोर्स लगना शुरू हो गई जिसकी वैल्यू Q नॉट E के बराबर है। कैसे आई? अभी आप लोगों ने देखा कि E F/Q नॉट है, तो यहाँ से अगर फोर्स निकालेंगे तो Q नॉट E निकल आएगा। तो इतनी फोर्स उस टेस्ट चार्ज के ऊपर लग रही है, यानी कि हम लोगों ने एक टेस्ट चार्ज Q नॉट कंसिडर किया जो कि चार्ज Q की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद है, फासला उसका R है, इन दोनों के दरमियान फासला R है इन दोनों के दरमियान। तो फिर दोनों चार्जेस के दरमियान कूलम्स फोर्स होगी, जिसको हम लोग कूलम्स लॉ की मदद से लिख सकते हैं। आपको मालूम है कूलम्स फोर्स F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R² R यूनिट वेक्टर होती है। अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास Q1 Q2 तो नहीं है, लेकिन Q और Q नॉट हैं, तो फिर हम कूलम्स लॉ की मदद से इनके दरमियान में जो एक्सपीरियंस होगी फोर्स, इनके दरमियान में जो फोर्स होगी वो हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर R² R यूनिट वेक्टर। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास F/Q नॉट है। आप यहाँ पर F की वैल्यू को इंसर्ट करिए, फैक्टर Q नॉट से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास बचेगा E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² R यूनिट वेक्टर। यहाँ पर ये जो हाईलाइट मैंने किया हुआ है ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की वेक्टर फॉर्म है, लेकिन बेटा अगर मैं यहाँ पर इसकी मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ तो वो मेरे पास आएगी E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। तो इस फार्मूले की मदद से आप इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है,
तो अगर मैं इसको कांस्टेंट कंसिडर करता हूँ तो E मेरे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ जाता है। और आप इस रिज़ल्ट से क्लियरली कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के इन्वर्स स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता जाएगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी। और यही मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्ज के सराउंडिंग एरियाज़ में करीब करीब अगर लें तो वो स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे चार्ज से वैसे वैसे वो वीक होती जाएगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है, एक इम्पोर्टेंट MCQ है। तो यहाँ तक आपका एक और क्वेश्चन जो है वो अख्ताम पजीर हुआ, जिसमें आपने देखा कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आपको किसी भी पॉइंट पे फाइंड करना पड़ जाए तो आप किस तरह से करेंगे। तो ये आपके पास एक रिज़ल्ट है। अब बेटा हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं जो कि इससे भी ज़्यादा अहमियत का हामिल है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और सिंपली कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बेटा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बेसिकली हमें डिस्क्राइब करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये हमें बताती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है, द लाइंस विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ चार्ज आर कॉमनली कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वो लाइंस जो हमें इंफॉर्मेशन देती हैं फोर्स के बारे में जो चार्जेस पे लग रही है। और सिंपल अल्फाजों में अगर मैं आपके साथ इसको शेयर करना चाहूँ तो स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब करती हैं। हम लोग नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइंस की मदद से शो करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो बेटा ये मैं आपके साथ इसको डिटेल शेयर करने लगा हूँ। अपनी बात को मैं कुछ इस तरह से बयान करता हूँ कि मैं एक पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करता हूँ और पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अंदर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर एक जितने फासले पर टेस्ट चार्जेस को कंसिडर करता हूँ। ऐसे ये आप देख रहे हैं, मैंने एक चार्ज प्लस Q कंसिडर किया है और इसकी सराउंडिंग एरियाज़ में मैंने टेस्ट चार्जेस Q0 डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर एक जितने फासले पर Q से कंसिडर किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई टेस्ट चार्ज किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी। तो लिहाजा यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्जेस को रिपेल करेगा। तो ये देखिए बेटा हमारे पास ये चार्ज अब इन चार्जेस को रिपेल कर रहा है, जिनको मैंने एरोस के साथ शो किया। यहाँ से आपको एक बात का अंदाज़ा हो गया कि वो फोर्स जो पॉजिटिव चार्ज लगाता है दूसरे चार्ज के ऊपर वो उससे अवे होती है। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिक लाइंस जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं वो इलेक्ट्रिक लाइंस जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हैं वो यूं सपोज की जाती हैं कि वो उसमें से ओरिजिनेट हो रही हैं हर तरफ। यानी कि द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस created by the positive charge are supposed to be originate from it in all directions। याद रखिएगा हर तरफ। डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि शायद ये 2 डायमेंशन में है, लेकिन बेटा ये 3 डायमेंशन में है। हर तरफ इसकी इफ़ेक्ट होगा, हर तरफ इसका इफ़ेक्ट होगा। लिहाजा यहाँ से आपको एक बात पता लग गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होती है वो उससे अवे होगी। ठीक है बेटा, तो आप इसको बयान करने के लिए लिखेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आर रेडियली आउटवर्ड, या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आर सपोज टू बी ओरिजिनेट फ्रॉम इट इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है बेटा, अब अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज है, तो फिर क्या होगा। तो बेटा अब इसको देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, अब
पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज से रिप्लेस कर देता हूँ। बिल्कुल वैसे ही मैं डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर एक जितने फासले पर मैं टेस्ट चार्जेस रख देता हूँ। अब क्या होगा, अब ये नेगेटिव चार्ज इन टेस्ट चार्जेस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब अगर ये अट्रैक्ट करेगा तो फिर इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी। पहले कहाँ थी, आउटवर्ड। तो अब आप क्या कह सकते हैं, अब आप ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रिएटेड बाय द नेगेटिव चार्ज आर रेडियली इनवर्ड, या फिर आप उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रिएटेड बाय द नेगेटिव चार्ज आर सपोज टू बी टर्मिनेट ऑन इट, आर सपोज टू बी टर्मिनेट ऑन इट फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। यानी कि हर तरफ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेगेटिव चार्ज की तरफ होंगी। तो यहाँ से आपने फिर दूसरी बात इलेक्ट्रिक लाइंस के बारे में ये सीखी कि इलेक्ट्रिक लाइंस नेगेटिव चार्जेस की वजह से टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती हैं, ठीक है, यानी कि रेडियली इनवर्ड होती हैं। तो 2 पॉइंट्स आपने अभी तक यहाँ तक सीखे। नेक्स्ट चलते हैं जी। अगर आप इन दोनों डायग्राम्स को गौर से देख रहे हैं, जो मैंने अभी पहले भी आपको दोनों पॉइंट्स में शेयर की थी, ये वही हैं। इन दोनों पॉइंट्स को ज़रा, इन दोनों डायग्राम्स को ज़रा गौर से देखिए। चार्जेस के करीब करीब जो ये वाला एरिया है, चार्जेस के करीब करीब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे के करीब करीब हैं, और जैसे जैसे आप चार्जेस से दूर होते चले जाते हैं, ये इलेक्ट्रिक लाइंस के दरमियान में फ़ासला जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और आपने अभी पिछले आर्टिकल में देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो फील्ड कम हो जाएगी। तो यहाँ से फिर आप तीसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस आर क्लोजर नियर द पॉइंट चार्जेस एंड फार्दर अपार्ट व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द चार्जेस। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर लाइंस एक दूसरे के करीब होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे से दूर दूर होंगी वहाँ पर फील्ड वीक हो जाएगी। तो बेटा तीसरा पॉइंट आपने ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द चार्ज इज़ स्ट्रॉन्ग एंड व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द चार्ज इट बिकम्स वीकर एंड वीकर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर यही डायग्राम को हम थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो आप यूँ देखेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस चूँकि पॉजिटिव से अवे जाती हैं, नेगेटिव की तरफ जाती हैं। तो अगर मैं दोनों चार्जेस को करीब करीब रखूं तो फिर आपको कुछ यूँ लगेगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव से निकल रही हैं और नेगेटिव में जा रही हैं। इट मीन्स कि आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन के बारे में पता लग जाता है। यानी कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता सकते हैं, वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, तो आपने कहना है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होती है। तो यहाँ तक आपने एक चौथा पॉइंट सीखा। नेक्स्ट पॉइंट यह है बेटा कि अगर हमारे पास 2 पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की प्लेट्स हों, यानी कि वी हैव 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज्ड प्लेट्स एज शोन इन द डायग्राम। आप देख रहे हैं कि मैंने एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस कंसिडर किए हैं और उतने ही दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस कंसिडर किए हैं। प्रीवियस पॉइंट में आपने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, तो आप डायग्राम में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव ही है। लेकिन एक चीज़ आप ज़रा गौर कीजिए, जब मैं इन प्लेट्स के एंड्स के ऊपर पहुंचता हूं तो वहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं वो स्ट्रेट नहीं रहती, वो कर्व हो जाती हैं। जबकि प्लेट्स के दरमियान कहीं पर भी आप देख लें इलेक्ट्रिक लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट हैं, पैरेलल हैं, एक दूसरे के इक्वल स्पेस्ड हैं। यहाँ से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अगर हमारे पास एक जैसे चार्जेस, अगर हमारे पास
इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस प्लेट्स के ऊपर हों तो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वो हमेशा एक जैसी ही रहती है। लेकिन जब आप इन प्लेट्स के किनारों की तरफ जाते हैं, एजेस की तरफ जाते हैं, तो फील्ड हमारे पास वेरी होना शुरू हो जाती है, इसलिए लाइंस स्ट्रेट नहीं रह पाती। तो यहाँ से आपको एक और पॉइंट भी क्लियर हो गया कि दो ऑपोजिटली एंड इक्वल चार्जेस प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर देखें तो सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहते हैं। यानी कि आप दूसरे मायनों में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कांस्टेंट बिटवीन द टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। और जैसे ही आप प्लेट से बाहर निकलते हैं वो फील्ड जो यूनिफॉर्म है वो वेरी होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा ये कि याद रखिएगा इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। उसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रिक लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड बीइंग अ वेक्टर, वेक्टर्स हैज़ ओनली वन डायरेक्शन। वेक्टर्स की सिर्फ एक डायरेक्शन होती है। अगर इसकी डायरेक्शन एक से ज़्यादा होती तो ये फिज़िकली गलत होता। अब चूँकि हम जानते हैं कि ये वेक्टर है, वेक्टर की एक ही डायरेक्शन है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट के ऊपर वो अलोंग द टेंजेंट होती है। ठीक है मेरा बेटा, याद रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट के ऊपर अलोंग द टेंजेंट होती है। जबकि मैंने पहले आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, लेकिन वो किसी पॉइंट पर नहीं था। अब मैं किसी ख़ास पॉइंट की बात कर रहा हूँ। आइए मैं इसको थोड़ा सा जस्टिफाई करता हूँ। ये बेटा मैंने वही डायग्राम बनाई, बस थोड़ी सी मैंने मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए एक्सपेंड कर दी। आप यहाँ पर पॉइंट्स देख रहे होंगे, पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3। मैंने 3 पॉइंट्स कंसिडर किए हैं अपनी मर्ज़ी से रैंडमली, और आप देख रहे हैं मैंने इन पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड्स को शो किया है, E1, E2 और E3, और क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि ये अलोंग द टेंजेंट हैं उस पॉइंट के ऊपर। लिहाजा आप नेक्स्ट पॉइंट जो आपको जहन में रखना है वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ वन डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होती है। और बेटा मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ये आपकी एक्सरसाइज के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो उसमें आप इसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे ब्रीफली जो मैंने आपको इसी पॉइंट में बताया। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अगर मेरे पास दो सिमिलर चार्जेस हो जाएं, जब मैं कह दूं ना सिमिलर, तो उसका मतलब है उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है और उनकी नेचर भी सेम है, हर लिहाज से वो एक जैसे हैं, आइडेंटिकल चार्जेस। तो आइडेंटिकल चार्जेस जब एक दूसरे के करीब रखते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस, ये देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि वो बेंड हो जाती हैं, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है। अब चूंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करना नहीं, लिहाजा ये इस तरह से बेंड हो जाती हैं, और इन चार्जेस के दरमियान में ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया एक ऐसा एरिया है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहती, इसलिए इसका नाम ज़ीरो फील्ड लोकेशन रखा गया है, या इसको न्यूट्रल जोन भी कहते हैं। लिहाजा अगर इलेक्ट्रिक लाइंस बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस हों तो वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, और मिडल रीजन जो है उसको फील्ड फ्री कहा गया है, यानी कि न्यूट्रल जोन और फील्ड फ्री रीजन, यानी कि ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाती है। ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में। लास्ट में मैं आपको ज़रा इस ज़ीरो फील्ड लोकेशन के बारे में थोड़ा सा मज़ीद ब्रीफली डिस्क्राइब करता चलूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं MCQs के लिए आपके काम आएंगे। मैं इस ज़ीरो फील्ड लोकेशन को थोड़ा सा डिस्क्राइब करने लगा हूँ। आइए ज़रा देखते हैं कि ज़ीरो फील्ड लोकेशन डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह से फाइंड की जाती है। पहला केस देखते हैं। अगर हमारे पास सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस हों, तो सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस से मुराद है कि एक जैसे नेचर के चार्ज होंगे और उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होगी, यानी कि पॉजिटिव
पॉजिटिव होंगे। अगर हमारे पास 0.5 कूलम चार्ज है तो दूसरा भी 0.5 कूलम चार्ज होगा, यहाँ दोनों पॉजिटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव। अगर बेटा सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस हों तो इस केस में जो ज़ीरो फील्ड लोकेशन है वो दोनों चार्जेस का मिड पॉइंट होता है। ठीक है, ये की पॉइंट्स हैं, इनको आप लोग लाजमी ज़हन में रखिएगा। अगर हमारे पास सिमिलर और अनइक्वल चार्जेस हो जाएं, यानी कि नेचर में सेम हो, मैग्नीट्यूड में डिफरेंट हो, तो इस केस में ज़ीरो फील्ड लोकेशन उन दोनों चार्जेस को जो मिलाने वाली लाइन है उसके ऊपर होगा और क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज होगा। यानी कि मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक चार्ज है, ये मेरे पास दूसरा चार्ज है, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन ये है, दिस इज़ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। अब चूंकि मेरे पास दोनों सिमिलर हैं तो मैं एक को +5 कूलम ले लेता हूँ और दूसरे को +8 कूलम ले लेता हूँ। तो ये सिमिलर और अनइक्वल हो गए। तो जो ज़ीरो फील्ड लोकेशन है वो ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस होगी और क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज होगी, यानी कि यहाँ पर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ज़ीरो हो जाएगी। दिस इज़ द ज़ीरो फील्ड लोकेशन। होपफुली आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस। ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस से मुराद, अब उनकी नेचर डिफरेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम है। इस केस में ज़ीरो फील्ड लोकेशन इज सिचुएटेड ऑन द अदर साइड ऑफ द चार्जेस। अब यहाँ पर जो चार्जेस की अदर साइड है वहाँ पर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी, लेकिन कहाँ होगी, वो इन्फिनिटी पर होगी। अब मैं यहाँ पर इन्फिनिटी क्लियर करता चलूँ। मिसाल के तौर पर वो कहना चाह रहा है कि हमारे पास अनइक्वल चार्जेस हैं और ऑपोजिट हैं। ये मैं दो चार्जेस कंसिडर कर लेता हूँ। एक मेरे पास है +2 कूलम चार्ज। अब चूंकि ये ऑपोजिट एंड इक्वल हैं तो ऑपोजिट के लिए मैं माइनस कर लेता हूँ, इक्वल के लिए मैं 2 कर लेता हूँ, तो -2 कूलम चार्ज। तो ये ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस बन गए। इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो या तो यहाँ कहीं पर भी ज़ीरो हो सकती है, वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड करना पड़ेगी। तो इसको हम, जब मैंने कहा कि इन्फिनिटी पर है तो वो यहाँ इधर कहीं पर भी ज़ीरो हो सकती है। इन्फिनिटी का मतलब है अनडिफाइंड। मैं स्टूडेंट्स आपको ये बात क्लियर करता चलूँ, बच्चा ये समझता है इन्फिनिटी का मतलब है लामहदूद, अनगिनत, बहुत दूर जाके। ये हरगिज़ मतलब नहीं है। इन्फिनिटी का मतलब है अनडिफाइंड, जिसको आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते, जिसके बारे में आप क्लैरिटी से नहीं बता सकते कहाँ। वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहीं पर भी। ठीक है बेटा, तो ये आपको आइडिया हो गया कि ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस में क्या होगा। अब आ जाइए ऑपोजिट एंड अनइक्वल चार्जेस। ऑपोजिट और अनइक्वल चार्जेस में ज़ीरो फील्ड लोकेशन ऑन द अदर साइड ऑफ द स्मॉलर चार्ज होगी। जो आपके पास छोटा चार्ज होगा उसकी ऑपोजिट साइड पर होगी। यानी कि अगर एक चार्ज आपके पास ये है, इसको आप ले लीजिए +3 कूलम, और एक चार्ज आपके पास ये है, इसको आप ले लीजिए -2 कूलम। तो यहाँ पर चूँकि ये ऑपोजिट हो गए और अनइक्वल हो गए, तो ज़ीरो फील्ड लोकेशन इज सिचुएटेड ऑन द अदर साइड ऑफ द स्मॉलर चार्ज। तो ज़ीरो फील्ड लोकेशन यहाँ पर किसी पॉइंट के ऊपर ज़ीरो होगी और ये हमें मैथमेटिकली कैलकुलेट करना होगा। ठीक है। लास्ट में बेटा आइसोलेटेड चार्ज, कि अगर हमारे पास सिंगल चार्ज हो, तो सिंगल चार्ज में तो बहुत आसान है। सिंगल चार्ज में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो सकती है। इट इज़ सिचुएटेड एट इन्फिनिटी, कहीं पर भी, हमें नहीं पता कहाँ पे ज़ीरो होगी। ये मेरे पास चार्ज है, यहाँ भी ज़ीरो हो सकती है, यहाँ भी कहीं पर जाकर ज़ीरो हो सकती है। तो ये मेरा बेटा, मैंने ज़ीरो फील्ड लोकेशन के डिफरेंट केसेस आपके साथ लेक्चर के एंड में डिस्कस किए। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बड़ा इम्पोर्टेंट था, शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQ से भरा हुआ था। इसको अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह अपने नए आर्टिकल की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।